बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। काफ़ी दिन के बाद ये पहला व्लॉग है जो अपने स्टूडियो से मैं कर रहा हूँ और आज मैं इस तरफ आया हूँ। तो उम्मीद है कि अब जो कोविड से रिकवरी के बाद हम वापस उस सिलसिले को उसी तेज़ी से और उसी इस्तेदाद के साथ शुरू कर सकेंगे जिस पे हमारी आपस में एक ताल्लुक़दारी और एक रिश्ता बना हुआ है आपके साथ, सोशल मीडिया के ज़रिए से, यूट्यूब से और फेसबुक से और बाकी जहाँ जहाँ ये वेबसाइट्स हैं, जहाँ जहाँ हमारी ये वीडियो जाती है। तो बहुत शुक्रिया दुआएं करने के लिए भी। बात शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्मी चीफ और DGISI इमरान खान साहब को मिलने के लिए वज़ीर आज़म हाउस आए हैं। यहाँ से कुछ ऐसी बड़ी खबर तो नहीं दी गई, लेकिन उसके बाद कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो होने वाली हैं। नंबर एक तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने नए मुशीर एहतसाब जो हैं उनको मुकर्रर कर दिया है और ये रिटायर फ़ौजी ब्रिगेडियर हैं मुसद्दक अब्बासी साहब। इनका क्या बैकग्राउंड है, ये कौन हैं, किस तरह काम करते हैं और इमरान खान साहब के एहतसाब के नैरेटिव को किस तरफ लेकर जाएंगे, इस पे बात करते हैं। इनके लिए कुछ मालूमात मेरे पास हैं और कुछ मज़ीद मैं गैदर कर रहा हूँ। इनके कुछ केसेस, कुछ चीज़ें उनको मैं स्टडी कर रहा हूँ ताकि पता चले कि इनकी इस्तेदाद क्या है, इनकी काबिलियत क्या है। इनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता था इससे पहले, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुई है वो ये कि इमरान खान साहब जा रहे हैं चाइना और फरवरी के पहले हफ्ते में उनका ये विज़िट है। विंटर ओलंपिक्स जो चाइना में होने जा रहे हैं, क्योंकि मगरबी ममालिक ने उसका बाइकआउट किया है, सफारती बाइकआउट। तो पाकिस्तान चीन का सबसे बड़ा इत्तेहादी मुल्क है। पाकिस्तान चाइना के लिए वही है जो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के लिए है, या जैसे कनाडा या बरतानिया अमेरिका के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो पाकिस्तान चाइना के करीबी तरीन ममालिक में से एक है। तो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का वहाँ जाना ऐसे मौके पर ये ना सिर्फ एक बहुत बड़ी अलामत है, बल्कि चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक नए बाब का इजाफा भी है। ये उस वक्त हो रहा है जब चाइनीज़ अखबारात और चाइनीज़ तजज़ियाकार पाकिस्तान को शाबाश दे रहे हैं अपनी बेहतरीन माशी कारकर्दगी पे। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान ने कोरोना के दौरान बेहतरीन परफॉर्म किया है। पाकिस्तान के GDP के इंडेक्स या जो आलमी रिपोर्टें पाकिस्तान के बारे में आ रही हैं वो बहुत मुस्बत हैं। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के अंदर से रिपोर्ट होती हैं, यानी महंगाई बहुत बुरी हालात है और पूरी दुनिया के अंदर है। आपने जो बाइडन की गालियां सुनी कल की वीडियो में कि वो किस तरह सहाफ़ियों को गालियां देने पर उतर आए जब उनको महंगाई का जिम्मेदार करार दिया गया। ये एक ऐसा फिनोमिना है जो पूरी दुनिया को इसका सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान भी दुनिया में एक मुल्क है जो इसका सामना कर रहा है। लेकिन जो आदादो शुमार हैं वो बताते हैं कि इमरान खान साहब ने बेहतर निपटा है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बेहतर अंदाज में की हैं। तो चाइना जाने से पहले ये ज़रूरी है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब की एक डिटेल मीटिंग होती, ताकि मुख्तलिफ इशूज़ जिनके ऊपर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है या चाइनीज़ सदर के साथ उन पर बातचीत करनी है, उनके ऊपर गौर व खौज किया जा सके। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। इसमें कौमी सलामती के दीगर उमूर जो हैं उनके ऊपर भी बातचीत की गई है। लाजमन अफगानिस्तान के ऊपर बात होगी और दीगर इशूज़ पे बात होगी। चाइना जब इमरान खान साहब जाएंगे, दुनिया की नज़रें इस दौरे के ऊपर होंगी। अब एक खबर जो है वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी है। जिस खबर को लेकर या जिस रिपोर्ट को लेकर नेशनल क्राइम एजेंसी है एक बरतानिया की, उनकी एक रिपोर्ट जो उन्होंने अदालत में जमा करवाई थी, उस रिपोर्ट की कुछ चीज़ें पब्लिक कर दी थी बरतानिया में पाकिस्तानी मीडिया ने। और वो जो चीज़ें पब्लिक की गई थी वो शरीफ ख़ानदान के करीबी सहाफ़ियों ने पब्लिक की थी और उन्होंने ये क्लेम किया था कि शरीफ ख़ानदान को बैनुल-अक़वामी सादिक और अमीन का खिताब मिल गया, शहबाज शरीफ साहब को ख़ास तौर पे। मरीम नवाज़ साहबा ने कहा भी था कि आप बैनुल-अक़वामी सादिक और अमीन डिक्लेयर हो गए हैं। हालांकि उसके फ़ौरन बाद शहबाज शरीफ साहब के कुछ 14 मुलाजमीन के अकाउंटों से अरबों रुपए निकल आए। 16 अरब रुपए उन लोगों के अकाउंटों से निकले जिनके हज़ारों में जिनकी तनख्वाह थी, जिन्होंने 1 करोड़ रुपया भी कभी नहीं देखा, उनके अकाउंटों से 3-3, 4-4 अरब रुपए निकले। ये उसके फ़ौरन बाद हो गया। लेकिन ये जो रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट अदालत में तो थी, वेस्टमिंस्टर कोर्ट जो है वहाँ पे ये रिपोर्ट जमा करवाई गई थी और शरीफ ख़ानदान ने कोशिश की और अदालत में ये कहा कि इस रिपोर्ट को पब्लिक ना किया जाए। लेकिन इसमें क्या डेवलपमेंट हुई मैं आपको इसी व्लॉग में बताऊंगा। सबसे पहली खबर, मोहम्मद मुसद्दक अब्बासी साहब, इनको इमरान खान साहब ने अपना मुशीर एहतसाब मुकर्रर कर लिया है शहजाद अकबर साहब के बाद। शहजाद अकबर साहब एक कानूनी आदमी थे,
बेसिकली बैरिस्टर थे, एहतसाब के मामलात को जानते थे और उन्होंने काफ़ी काम भी किया है। बहुत सारे केसेस में उन्होंने बड़ा शानदार काम करवाया, ख़ासतौर पे टीटी स्कैंडल में या एफआईए जिन केसेस को देख रही थी वहाँ पे शहजाद अकबर साहब ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन कुछ जगहों पे ये कहा जाता था कि शहजाद अकबर साहब अपना फाइल वर्क मुकम्मल नहीं कर सके और कुछ जगहों के ऊपर उन्होंने केसेस में ऐसी खामियां मौजूद थी जिनका फ़ायदा शरीफ खानदान को हो सकता था। और मुबैना तौर पे इमरान खान साहब ने कुछ मामलात में शहजाद अकबर साहब से इख्तलाफ किया और उनकी कारकर्दगी से अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए उनको ओहदे से अलग होने के लिए कहा, जिस पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यूं शहजाद अकबर साहब का बाब बंद हो गया। अब इमरान खान साहब को एक नए आदमी की तलाश, जो आदमी शहजाद अकबर साहब से बेहतर भी हो, जो नैब को भी जानता हो, एहतसाब के अमल को भी जानता हो और जो न्यूट्रल रहते हुए या कम से कम शरीफ खानदान के लिए या इमरान खान साहब के सियासी मुखालिफिन हैं उनके केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा सके, जो आगे बढ़ते ही नहीं है। तो अब उसके लिए जो है वो कुरा निकला है ब्रिगेडियर रिटायर मुसद्दक अब्बासी साहब के नाम। ये एबटाबाद की तहसील बैरूट, वहाँ के रहने वाले हैं, मिडिल क्लास किस्म की इनकी फैमिली है। 1974 में इन्होंने फ़ौज को ज्वाइन किया था। इनके वालिद मोहम्मद सादिक अब्बासी थे और इनके वालिद मुस्लिम लीगी थे, बड़े कट्टर, और मुस्लिम लीग के अंदर ही उनको आखिरी वक्त तक जाना गया कि वो मुस्लिम लीग के साथ ही उनका ताल्लुक था। परवेज़ मुशर्रफ साहब, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपने दौर में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, कौमी एहतसाब ब्यूरो जब बनाया और शुरू किया एहतसाब का अमल, नैब का जब इदारा शुरू किया, तो शुरू में उन्होंने जो डायरेक्टर तैनात किए कराची के अंदर, डायरेक्टर रिकवरीज, तो उसके लिए उन्होंने ब्रिगेडियर रिटायर मुसद्दक अब्बासी साहब को लगाया वहाँ पे। अब्बासी साहब अपने साथियों में कुछ थोड़ी सी इनकी मकबूलियत है कि ये ज़रा सख्त लहजे वाले इंसान हैं, थोड़े टफ आदमी हैं और चीज़ों को बहुत तेज़ी से करना चाहते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस के अंदर इनकी वो स्किल्स नहीं हैं, कुछ लोगों का ये भी मानना है। और अदालत के अंदर भी इनके कुछ मामलात ऐसे हैं जो मैं कल इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर रिवील करूंगा, आपको बताऊंगा कि ये कैसे ऑफिसर हैं और कैसा काम कर पाएंगे। अभी आजकल तो ये मुख्तलिफ जगहों पे लिखते भी रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पे लेक्चर्स वगैरह भी देते रहे हैं और इनका ये मानना है कि एहतसाब को सख्त से सख्त किया जाए, सख्त कवानीन लाए जाएँ और एहतसाब को ऐसा बनाया जाए जैसा चाइना के अंदर होता है बहुत सख्त, या जैसा ईरान के अंदर एक दौर में हुआ बहुत सख्त। तो इनकलाबी तबीयत के आदमी हैं, जज्बाती तबीयत के आदमी हैं, सख्त गिर आदमी हैं बुनियादी तौर पे, और आइडलिस्ट हैं। यानी जैसे इमरान खान साहब है ना, आइडलिस्ट के आते ही मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो इस तरह इनके अंदर भी बड़ा जुनून है काम करने का, आइडलिस्ट टाइप के आदमी हैं। मुशर्रफ साहब के दौर में ये बड़े मुफीद थे मुशर्रफ साहब के लिए, इसलिए कि जो इनको टास्क मिलता था ये उस आदमी का इतना बाजू मरोड़ देते थे कि फिर वो आदमी या वो लोग जो हैं उन केसेस की वजह से मजबूर होकर मुशर्रफ साहब के आगे घुटनों पे बैठ जाते थे। और मुशर्रफ साहब ने, आपको याद है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो के ज़रिए से बहुत सारे सियासतदानों को काबू किया हुआ था, जैसा कि काफ लीग के सियासतदान थे, जैसा कि पीपल्स पार्टी जो पार्लियामेंटेरियंस एक बनी थी, पैट्रियट ग्रुप एक अलग बन गया था, उसके जो एक सियासतदान थे, तो बहुत सारे बाजू मरोड़े थे नैब ने। तो ये एक बेहतर पुर्जे के तौर पे काम कर रहे थे, लेकिन पीर साहब पगाड़ा साहब के एक रिश्तेदार से इन्होंने पंगा ले लिया था परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में कराची में, तो इनको बार बार मना किया गया। मुशर्रफ साहब के बड़े अच्छे ताल्लुक थे पीर पगाड़ा ख़ानदान के साथ और वो अभी तक रहे जब तक वो पाकिस्तान में रहे, और अक्सर वो वीकेंड्स पे इकट्ठे होते थे परवेज़ मुशर्रफ साहब और पीर पगाड़ा साहब की फैमिली। और पीर पगाड़ा साहब वगैरह ने जब मुशर्रफ साहब से कहा तो फिर इनको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया कराची से, और पेशावर DG नैब इनको तैनात किया गया। तो इन्होंने बड़े केसेस के ऊपर काम किया हुआ है, लेकिन इनकी इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर सवालात रहे हैं। क्या ये आदमी इमरान खान साहब को मतलूबा नताइज दिलवा पाएंगे? इसके ऊपर मैं कल के वीलॉग में बात करूंगा। जो चीज़ें थी इनसे रिलेटेड वो मैंने आपको बता दी। वैसे आज इमरान खान साहब ने एक दावा किया है कि 90 दिन में हमने करप्शन खत्म कर दी थी। ये बात सच है कि इमरान खान साहब ने खुद करप्शन नहीं की। ये बात भी सच है कि इमरान खान साहब को पता चला कि उनके आसपास लोग कहीं कोई करप्शन करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो उन्होंने फौरन एक्शन लिया। ये बात भी सच है कि उनको किसी ब्यूरोक्रेट के बारे में सबूत मिले या लोगों के बारे में सबूत मिले तो उन्होंने एक्शन लिया, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने ट्रांसफ़र किया, बहुत सारे लोगों को उन्होंने ओहदों से हटाया। अभी उन्होंने शहजाद अकबर साहब को काम सही ना होने पर हटाया है, बहुत सारे और लोगों के ऊपर भी इमरान खान साहब ने एक्शन लिए हैं। लेकिन बहुत सारी करप्शन उनके दौर में होती रही है। रिंग रोड का स्कैंडल हमने खुद ब्रेक किया था, ये उन्हीं के दौर का स्कैंडल है।
चीनी का स्कैंडल, पहले चीनी के ऊपर सब्सिडी ले ली, फिर एक्सपोर्ट कर ली, उसके बाद चीनी इंपोर्ट करनी पड़ी। फिर यूरिया का स्कैंडल आपके सामने है कि ब्लैक के अंदर फरोख्त होती रही, खुद वफाकी वजीर कह रहे थे कि होती रही। फिर उस्मान बुज़दार साहब का शराब का लाइसेंस वाला स्कैंडल, वो अभी तक जवाब ही नहीं दिया, उन्होंने नैब के अंदर जमा नहीं करवाया। अद्वियात वाला एक स्कैंडल था और उसके ऊपर इमरान खान साहब ने एक्शन भी लिया था। ऐसा नहीं है कि करप्शन खत्म हो गई, करप्शन के ऊपर इमरान खान साहब एक्शन लेते रहे, लेकिन महकमों की करप्शन खत्म नहीं हुई। यानी अगर कोई ये कहे कि पुलिस ठीक हो गई, नहीं हुई। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ठीक हो गया, नहीं हुआ। ब्यूरोक्रेसी के अंदर करप्शन खत्म हो गई, नहीं हुई। ये सारी करप्शन वैसे ही चल रही है। सिंध के अंदर तो बहुत ज्यादा है, पंजाब के अंदर भी ये करप्शन मौजूद है और दीगर सूबों में भी करप्शन मौजूद है। हाँ, लेकिन जो ये रिपोर्ट आई है आदिल गिलानी साहब के डिपार्टमेंट की और उन्होंने बनाकर दी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को और उन्होंने फिर छाप दी है, उस रिपोर्ट के ऊपर भी तकिया नहीं किया जा सकता कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर अगर करप्शन खत्म नहीं हुई तो ऐसा जरूर है कि मेगा करप्शन के स्कैंडल्स उस तरह से नहीं आए। और वैसे भी जब कोई हुकूमत चली जाती है तब उसके करप्शन के केसेस खुलते हैं। यानी शहबाज शरीफ साहब के दौर में हमारे फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि टीटी स्कैंडल कोई होता है या कुछ हो सकता है। यानी पापड़ वाले के या चपड़ासियों के अकाउंट के अंदर अरबों रुपए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के दौर के अंदर, नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर कोई इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। लेकिन वक्त गुजरा और हमने देखा कि ऐसे स्कैंडल्स निकले। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं होगी और इदारे इन केसेस पे काम कर रहे होंगे तो तब पता चलेगा कि कब कब किस किस ने क्या क्या किया था और कहां कहां, यानी पेट्रोलियम के ऊपर भी स्कैंडल्स आए और दीगर चीजों पे भी। तो फ्यूचर में हमें पता चलेगा कि कहां पे क्या हुआ था। ये चीजें अभी सिर्फ रिपोर्ट हो रही हैं। पीएमएलएन के दौर में तो रिपोर्ट भी नहीं होती थी बात चीजें, और रिपोर्ट होने के बाद जब हुकूमत नहीं होगी तो तब पता चलेगा कि क्या चल रहा है। शहबाज शरीफ साहब का मामला आ जाए, उसके ऊपर बात कर लें। जिस नेशनल क्राइम एजेंसी की रिपोर्ट के ऊपर शहबाज शरीफ साहब को इंटरनेशनल सादिक और अमीन करार दिया गया, उस रिपोर्ट का सिर्फ एक हिस्सा ऐसा है जिसको पब्लिक किया गया था। वो पूरी रिपोर्ट छुपा दी गई थी। उस पूरी रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया था क्योंकि पूरी रिपोर्ट तो वेस्टमिंस्टर कोर्ट्स के अंदर मौजूद थी और वहां पे जमा करवाई गई थी। लेकिन शरीफ खानदान के क्योंकि वकला इस केस को देख रहे थे तो उनके पास इसका कंटेंट था, तो उन्होंने उस बुनियाद के ऊपर अपने सहाफ़ियों को ये कंटेंट दिया कि शहबाज शरीफ साहब को पॉलिटिकल फ़ायदा इससे हो। उस दौर में जो पाकिस्तान का एसेट रिकवरी यूनिट था जिसको चला रहे थे शहजाद अकबर साहब, उन्होंने बरतानिया में जाके मुतल्लिका अदालत से दरख्वास्त की कि शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज शरीफ जो हैं और इनके ख़ानदान के जो दीगर लोग हैं, उनकी जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर तहकीकात हुई हैं जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने की हैं, उसकी मुकम्मल फाइल पाकिस्तान के एसेट रिकवरी यूनिट को जारी कर दी जाए और हमें अपनी तहकीकात के लिए उस फाइल की ज़रूरत है। शरीफ खानदान के वकला ने बड़ा जोर लगाया और उन्होंने कोशिश की कि अदालत इस डॉक्यूमेंट को पब्लिक ना करे या इस डॉक्यूमेंट को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले ना करे। अब डिस्ट्रिक्ट जज गॉडफ्री ने वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में एसेट रिकवरी यूनिट की दरखास्त पर फैसला सुना दिया है। और फैसला क्या सुनाया है कि इसे शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ एनसीए की मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात की मुकम्मल फाइल तक रसाई की जरूरत है। जज ने इस हवाले से यह कहा कि यह खुले इंसाफ के मफाद में है कि पूरी फाइल को जारी कर दिया जाए, क्योंकि द न्यूज़ ने, यह जंग ग्रुप का जो अखबार है अंग्रेजी, द न्यूज़ ने पहले ही इसके कुछ हिस्से शाया किए थे और इसका कुछ मवाद पहले ही पब्लिक डोमेन में आ चुका है, तो बाकी भी शाया कर दें। तो शरीफ खानदान के, अच्छा ये जो है ना, ये कई सौ सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल उनकी एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है नेशनल क्राइम एजेंसी की। अच्छा, शरीफ खानदान का ये कहना है और उन्होंने एतराज़ करते हुए दलील दी कि मुकम्मल फाइल कई सौ सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसमें शरीफ खानदान की हसास या ज़ाती मालूमात शामिल हैं जिनका कोई तहकीकात से कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है, और ARU को शरीफों की ज़ाती तफसीलात हासिल नहीं करनी चाहिए। ARU यानी एसेट रिकवरी यूनिट जो पाकिस्तान का है। और ये भी अब चला जाएगा मुशीर एहतसाब जो इमरान खान साहब के हैं, जो नए बने हैं, ब्रिगेडियर रिटायर मुसद्दिक साहब के पास, मुसद्दिक अब्बासी साहब के पास ये चला जाएगा। वैसे अब्बासी साहब के बारे में कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ बड़े अहम नून लीग के हामियों के रिश्तेदार भी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई एक खबर के अंदर सदाकत होती है तो कल आपके साथ शेयर करेंगे। ARU को शरीफों की ज़ाती तफसीलात हासिल नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन्हें सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एसेट रिकवरी यूनिट को मालूमात को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए बरतानिया की इंक्वायरी तक रसाई की ज़रूरत नहीं है। जुल्फ़िकार अहमद ने कहा कि एक गैर ज़रूरी और गैर सियासी शख्स हैं और वो पसंद नहीं करेंगे कि उनके कारोबार और ख़ानदान की तफसीलात मंजरे आम पर आएँ। अच्छा, इसके अंदर कुछ ऐसे फिगर्स भी हैं, जो कुछ ऐसे बंदे भी हैं जिनकी इंक्वायरी हुई है जो गैर सियासी हैं, तो वो उनको बुनियाद बनाकर शरीफ ख़ानदान ये कह रहा था कि ये पब्लिक ना की जाए हमारी तफसीलात। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एसेट रिकवरी यूनिट को इस बात का शक था कि शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, सलमान शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इस फाइल के अंदर बहुत अहम ऐसी मालूमात हैं जो अगर पाकिस्तान को मिल जाएं तो पाकिस्तान का इदारा नैब और FIA उन मालूमात को इस खानदान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। और बहुत सारी कड़ियां ऐसी हैं जो शरीफ खानदान के खिलाफ जो केसेस हैं उनके ऊपर से पर्दे हटा देंगी और इन्वेस्टिगेशन में बहुत मददगार साबित होंगी। तो ये शरीफ खानदान के लिए एक बुरी खबर है। जिस खेल को उन्होंने शुरू किया था अपने सियासी फायदे के लिए, वो उल्टा उनका सियासी नुकसान जो है वो बनने जा रहा है, बज़ाहिर ऐसे दिखाई देता है। ये तफसीलात और ख़बरें थी आज की, और इसके बाद इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपको बताएंगे कुछ और चीज़ें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।